अस्सलाम वालेकुम। एडीपी के क्लास साइकोलॉजी की टीचर आपके साथ है बेटे। आपके कितने स्टूडेंट? 6 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में। आपका व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बना हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम और इशू अगर इस हवाले से हुआ तो उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। आपके लिए सब्जेक्ट न्यू है, पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ इसके बारे में। मेरा नाम शुमाइला है, शुमाइला हनीफ़, साइकोलॉजी की टीचर हूँ मैं। आपका 2 दिन मेरे साथ लेक्चर हुआ करेगा टाइम टेबल के मुताबिक, मंडे और ट्यूसडे को। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जो है बेसिकली ये इस माइंड के साथ रिलेट करता है। इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो इसमें मेंटल लेवल और बिहेवियर्स दोनों को स्टडी करना है हमने। बिहेवियर एंड माइंड, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अच्छा, ये थोड़ा सा पहले मैं आपको इसका सिलेबस जो है उसकी आउटलाइन बता दूं कि पहला चैप्टर आपका जो है, इसमें फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी है और उसमें सब टॉपिक है साइकोलॉजी। सब टॉपिक जो साइकोलॉजी दिया हुआ है उसके साथ उन्होंने उसके 2 मेन पार्ट जो है वो मेंशन किए हैं कि इसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी इसका बताना है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका भी बताना है। ये टर्म जो है वो हिस्टोरिकली कैसे, यानी ये जो सब्जेक्ट है वो इवॉल्व कैसे हुआ, हिस्टोरिकली कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में हमने बताना कि बेसिकली ये वाली साइकोलॉजी वाली जो सब्जेक्ट है ये सोशल साइंसेस में आता है। तो इसके बारे में हमने बताना है कि सोशल यानी साइंटिफिकली इसका बैकग्राउंड क्या है और हिस्टोरिकली ये कहाँ से इवॉल्व हुई है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमने इसमें डिस्कस करनी है। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी मेजर एक टॉपिक है, आपके चैप्टर की हेडिंग है मेन, और उसके अंदर जो सब टॉपिक है वो साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करना है हमने। जो फर्स्ट सब टॉपिक है उसमें साइकोलॉजी को साइंटिफिकली और हिस्टोरिकल जो उसका पर्सपेक्टिव है उस हवाले से हमने उसको देखना है। अब इसमें हमारा जो टॉपिक है वो ये था कि साइकोलॉजी को हमने साइंटिफिकली और हिस्टोरिकली एक्सप्लेन हम कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले साइकोलॉजी होती क्या है, इसका ये कहाँ से डिराइव हुआ वर्ड और इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, ये हमने देखना है। तो साइकोलॉजी बेसिकली ग्रीक जो है 2 वर्ड्स उनका कॉम्बिनेशन है ये, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब है कि स्टडी ऑफ माइंड, और लोगोस का मतलब यानी साइकी माइंड के लिए टर्म यूज़ होती है और लोगोस स्टडी के लिए यूज़ होती है। तो स्टडी ऑफ माइंड बेसिकली जब ये टर्म इवॉल्व हुई, ये सब्जेक्ट एक एरिया के तौर पर इवॉल्व हुआ तो इसको स्टडी ऑफ माइंड का नाम दिया गया। ग्रीक जो वर्ड है वहाँ से ये नेम जो है वो अराइव हुआ। अब ये टर्म जो है वो साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ माइंड, इसको शुरू में जो फ़िलासफ़र्स उनका फोकस यही था कि साइकोलॉजी जो है सिर्फ माइंड की स्टडी है। बाद में जो और लेटेस्ट फ़िलासफ़र्स आए उन्होंने कहा कि सिर्फ माइंड की स्टडी नहीं बल्कि बिहेवियर्स जो हैं, हमारे एक्शंस जो हैं, उनको भी हम डिस्क्राइब करते हैं इस साइंस के अंदर। सिर्फ साइकोलॉजी ऑफ माइंड के तौर पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको रिजेक्ट कर दिया गया फिर इस डेफिनेशन को। अब है कि व्हाट डज़ द टर्म मीन्स, यानी इस टर्म का अब क्या मतलब है। लेटेस्टली इस टर्म को यूज़ किया जाता है माइंड और बिहेवियर की स्टडी को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अब प्रॉपर इसकी जो जामे तारीफ़ है, जो इसकी पेट डेफिनेशन है वो ये है। अब ये डेफिनेशन एकदम से इवॉल्व नहीं हुई बल्कि इसके पीछे स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स में ये डेफिनेशन इवॉल्व हुई है और डिफ़ाइन करने के लिए इस टर्म को सिर्फ सिंगल डेफिनेशन जो है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन इसकी थी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, और इसको डिस्क्राइब किया था ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने। उसमें सोक्रेटिस जो है उसका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने इसको डिफ़ाइन ऐसे किया कि साइकोलॉजी जो है वो सोल की स्टडी है, यानी इसमें सिर्फ हम माइंड को स्टडी करते हैं, और जो सोल है उसका चूँकि कॉन्सेप्ट डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट है तो इस वजह से इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर लिया गया कि अगर हम सिर्फ ये डेफिनेशन एक्सेप्ट कर लें कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है, तो ये माइंड का कॉन्सेप्ट, सोल का कॉन्सेप्ट डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंटली इसको एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि मुस्लिम्स जो है उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो सोल होती है जब बॉडी को डेथ हो जाती है तो आफ्टर डेथ सोल जो है वो बॉडी में से एलिमिनेट हो जाती है, निकल जाती है उसमें से, और फिर हम जब जो बॉडी होती है उसको हम बरी कर देते हैं और सोल जो है वो फिर दूसरे किसी और वर्ल्ड में चली जाती है। जबकि बाकी और डिफरेंट रिलीजन्स में सोल जो है उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ज्यूज़ जो है वो कहते हैं कि ये वापस आती है, ऐसे हिंदूज़ भी कहते हैं कि आफ्टर डेथ भी ये हमारे जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके अंदर ये वापस आती है और डिफरेंट शेप्स में ये आती है। डिफरेंट यानी
जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये एंटर हो सकती है। ये उनका कॉन्सेप्ट है हिंदुइज़म में। तो इस तरह से डिफरेंट जो रिलीजन्स थे वो सोल को डिफरेंटली एक्सप्लेन करते थे। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल जो है वो फिर इसको अगर यूनिवर्सली हम इस सेंस में एक्सप्लेन करें तो फिर हर जगह पर हर कल्चर में ये डेफिनेशन फिट नहीं आती थी, इस वजह से इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके जवाब में जो अगली डेफिनेशन आई वो थी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। इसमें ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट मेन कंट्रीब्यूटर आते हैं वो है विलियम जेम्स का नाम। तो विलियम जेम्स ने कहा कि साइकोलॉजी बेसिकली जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड जो है उसमें विलियम जेम्स जो है वो मेन कंट्रीब्यूटर हैं। उन्होंने कहा कि जो माइंड है यानी हर इंसान जो है वो अपने जहन से जो सोचता है वही असल में साइकोलॉजी है, यानी माइंड का फंक्शन जो है वो साइकोलॉजी कहलाती है। लेकिन इसमें भी फिर ये ऑब्जेक्शन आया, इस डेफिनेशन पर क्रिटिसिज्म हुआ, क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने कि सिर्फ माइंड जो है वो भी हर पर्सन का अपना माइंड है, इसलिए हर पर्सन एक ही चीज़ को डिफरेंटली व्यू करता है। एक पर्सन एक चीज़ को एक तरफ व्यू करता है, दूसरा दूसरी तरफ व्यू करता है। तो हम अगर यूनिवर्सली इस टर्म को इस तरह डिफ़ाइन करें तो हम प्रॉपर वे में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन भी यूनिवर्सल लेवल पर फिर पूरी नहीं उतरी, इससे इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरी डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियंस यानी कॉन्शियसनेस की साइंस जो है इसको कहा गया, जिसको शऊर की साइंस कहा गया। ये जॉन डेवी जो है वो इसके बिगनर्स में से उनका नाम आता है जॉन डेवी का। जॉन डेवी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो डेफिनेशन है बेसिकली इसमें हमारा एक माइंड जो है, हमारे माइंड के 3 बेसिक पार्ट हैं। कॉन्शियस होती है, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के पार्ट होते हैं। तो ये जो जॉन डेवी की डेफिनेशन थी कॉन्शियस की, ये डेफिनेशन ये थी कि जो पर्सन है उसकी जो शऊरी कैफियत हैं यानी जो जिस वक्त वो प्रेजेंटली मौजूद होता है, जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस उसके होते हैं, उन्हीं को डिस्क्राइब करना साइकोलॉजी कहलाता है। यानी साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, ये इसने कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन दी। तो ये डेफिनेशन भी यूनिवर्सली रिजेक्ट होगी। कहा गया कि इसको हम यूनिवर्सल लेवल पर अगर इस डेफिनेशन को हम लेकर एक्सप्लेन करें तो फिर साइकोलॉजी को प्रॉपर वे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस टर्म को, इसलिए ये भी रिजेक्ट होगी। नेक्स्ट जो लास्ट और प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन आई, ऑथेंटिक डेफिनेशन है, वो ये थी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। अब जो बिहेवियर है इसमें 2 तरह के बिहेवियर जो है वो शामिल किए गए, ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर। जो ओवर्ट है वो ऑब्जर्वेबल होता है डायरेक्टली, और कोवर्ट बिहेवियर जो है वो हिडन बिहेवियर होता है। तो ओवर्ट और कोवर्ट दोनों बिहेवियर्स इसके अंदर शामिल किए गए, और जो ऑब्जर्वेबल एक्शंस हैं हमारे और जो हमारे माइंड के अंदर थॉट्स हैं हमारी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी कहलाती है। तो साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर यहीं से फिर जो नाम है वो दिया गया। इसमें लेकिन 2 तरह की कैटेगरीज आ गई 2 लोगों की, एक ओल्ड बिहेवियरिज्म, एंशियंट बिहेवियरिज्म, और एक न्यू बिहेवियरिज्म, न्यू NEO वाला न्यू है। जो एंशियंट बिहेवियरिज्म था वो वॉटसन का कॉन्सेप्ट था, और उसने कहा सिर्फ एक्शंस जो हैं उन्हीं की स्टडी साइकोलॉजी कहलाती है। जबकि बाद में जो न्यू बिहेवियरिस्ट आए उन्होंने कहा कि सिर्फ एक्शंस नहीं बल्कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल फैक्टर थिंकिंग का फैक्टर आ जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया SOR। जो वॉटसन है उसने इसको सिर्फ SR की टर्म में एक्सप्लेन किया। SR मीन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी हमारे इन्वायरमेंट में से कोई स्टिमुलस आता है और हम उसको विग्रसली रिस्पॉन्स कर दें तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहलाता है। तो इसने अपनी स्टडीज़ एनिमल्स पर की और इन्हीं स्टडीज़ को ह्यूमन बींग्स पर जनरलाइज कर दिया, और उसने कहा कि इंसान जो है उसके अंदर सोच का फैक्टर नहीं है, एनिमल्स की तरह वो स्टिमुलस को फ़ौरन जो ही स्टिमुलस आता है उसको स्पॉन्टेनियसली अचानक से वो उनको रिस्पॉन्स कर देता है। जबकि जो नए साइंटिस्ट आए, न्यू बिहेवियरिस्ट आए, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, उन्होंने SOR का कॉन्सेप्ट दिया कि स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स। पहले उन्होंने कहा कि पहले स्टिमुलस है और फिर ऑर्गेनिज्म होता है और फिर रिस्पॉन्स आता है। तो इसमें SOR का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने दिया, और यही ज़्यादा मोस्ट एप्लीकेबल है। और प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन है, ऑथेंटिक डेफिनेशन है, वो ये है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। यानी बिहेवियर में दोनों तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इन चारों एस्पेक्ट को एक तरह से कंबाइन करके फिर प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो दी गई। पहले इसको एज अ माइंड डिफ़ाइन किया गया, फिर इसको
पहले सबसे इसको एज अ सोल डिस्क्राइब किया गया, फिर एज अ माइंड, फिर एज अ कॉन्शियसनेस, और फिर उसके बाद एज अ बिहेवियर। तो बिहेवियर वाली जो है डेफिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन है ये डेफिनेशन बाकी चारों का, और इसमें कहा गया कि माइंड और यानी थॉट और एक्शन दोनों इम्पॉर्टेंट है, और दोनों की स्टडी साइकोलॉजी कहलाती है। अब हमने साइकोलॉजी की मेन डेफिनेशन देख ली। अब हमने दो इसके सब टॉपिक्स जो है वो देखने हैं कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है साइकोलॉजी का, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जो है इसका, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा साइंस की डेफिनेशन देखेंगे कि साइंस होती क्या है। डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस बेसिकली क्या होती है? इट इज़ अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज दैट इज़ गैदर्ड बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग इवेंट्स। यानी इवेंट्स को ऑब्जर्व करना, मेजर करना और साइंटिफिकली गैदर करना डाटा को जो है वो साइंस कहलाता है। साइंस जो है वो सिस्टमेटिक नॉलेज है, बाकायदा तहकीकाती निज़ाम है जिसके अंदर चीज़ों को हम सिस्टमेटिक वे में व्यू और ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है साइंस की। अब साइकोलॉजी एज अ साइंस मीन्स कि साइकोलॉजी, अभी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है कि साइकोलॉजी क्या है। इट इज़ अ स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी को सोशल साइंसेस का दर्जा दिया गया। शुरू में जब इवॉल्व हुई साइकोलॉजी तो ये फ़िलासफ़िकली बेस्ड थे इसके कॉन्सेप्ट, और प्रैक्टिकली इसमें कोई चीज़ें जो है वो इस तरह की साइंटिफिकली कोई चीज़ें इसमें प्रैक्टिकल प्रूव वाली इंक्लूडेड नहीं थी। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसको एक साइंस का दर्जा दिया गया, सोशल साइंसेस की कैटेगरी में इसको शामिल किया गया, और इसके अंदर बाकायदा प्रैक्टिकल वर्क आया, और प्रैक्टिकलिटी के हवाले से जो है वो इसमें कॉन्सेप्ट शामिल किए गए, और ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ को डिटरमिन करने के लिए बहुत सारे फिर लैब्स जो हैं, लेबॉर्ट्रीज़ कायम की गई, और उनकी जो डिफरेंसेस हैं उनके अंदर वो नोट किए गए, और उनकी जो शख्सियत के हवाले से डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं वो मेजर की गई। तो इस तरह मेजरमेंट के थ्रू प्रॉपर साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए प्रॉपर फिर साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ किए गए। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी। अब थ्योरी क्या होती है? बेसिकली जब हम फैक्ट्स को गैदर कर रहे होते हैं, पहले सबसे हम ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, फिर हम फैक्ट्स को लेते हैं, फैक्ट्स को जमा करते हैं, और फिर उन फैक्ट्स की बुनियाद पर हम उनको टेस्टिफाई करते हैं, उनके ऊपर तजुर्बात हम कर रहे होते हैं। जब हम तजुर्बा करके किसी की हाइपोथेसिस को प्रूव कर लेते हैं तो फिर उसकी बुनियाद पर हमें एक थ्योरी बना लेते हैं, एक जनरलाइज फैक्ट्स हम कह देते हैं। हम कहते हैं कि ये चीज़ हमेशा यूँ ही होती है, यानी कोई भी फैक्ट जो हम गैदर कर लेते हैं फैक्ट्स को, और फिर उनकी बुनियाद पर हम थ्योरी बनाते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि ये चीज़ हमेशा यूँ हो रही होती है, इस वजह से ये जो है वो, क्योंकि इसकी बेस ये है तो इस वजह से इससे मिलते जुलते बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी इसी तरह वाक़ई हो रही हैं। तो थियरी का मतलब है कि जनरलाइज़ कर देते हैं हम फैक्ट्स को। तो ये इस तरह से हम साइंटिफिक थियरीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, और इसमें हम ऑब्ज़र्व फैक्ट्स जो होते हैं उनको बेसिकली ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, और इसके लिए दो मेन मेथड यूज़ होते हैं, डिडक्शन का और इंडक्शन का। इसकी डिटेल हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम थ्योरी के हवाले से ये देख रहे हैं कि सिस्टमेटाइज़ कर लेते हैं हम नॉलेज को, और बाकायदा जनरलाइज़ करते हैं हम मालूमात को और फैक्ट्स को, और फिर हम उसकी फॉर्म जो है फैक्ट्स को जनरलाइज़ करने के बाद हम एक थ्योरी जो है फॉर्मुलेट कर लेते हैं। आगे है मेजरमेंट ऑफ़ फैक्ट्स। अब मेजरमेंट हम कैसे करते हैं फैक्ट्स की, कि हम अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर से हम डाटा को गैदर करते हैं और प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे होते हैं। हम चीज़ों को प्रूव करने की बुनियाद पर हम एक थ्योरी को सेट कर लेते हैं कि ये चीज़, ये फिनोमेना यूँ हो रहा है, और उसी बुनियाद पर थ्योरी कायम हो जाती है, और बाकी जो बाद में आने वाले साइंटिस्ट होते हैं वो उस थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। और थ्योरीज हमेशा ही करेक्ट साबित नहीं होती, ये डिसप्रूव भी होती हैं। जब डिसप्रूव होती हैं तो फिर नया हाइपोथेसिस बनाया जाता है, और फिर नए सिरे से साइंटिफिक रिसर्च का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट किया जाता है। तो इस तरह साइकोलॉजी जो है सोशल साइंसेज में आती है, बाकायदा इसके अंदर वैसे ही फैक्ट्स को एक्सप्लोर किया जाता है जिस तरह बाकी साइंसेज में होता है। सबसे पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स के थ्रू इसमें डाटा जो है वो लिया जाता है, और फिर एंड में जनरलाइज़ किया जाता है फैक्ट्स को, और फिर एक थ्योरी बना दी जाती है, और थ्योरी जो है उसके थ्रू बाकायदा हम बता रहे होते हैं कि एक चीज़ जो है, एक फिनोमेना किस तरह से हो रहा है। अब मेजरमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंदर क्या आता है कि बाकायदा शुरू में जब साइकोलॉजी इवॉल्व हुई तो एक थ्योरेटिकल साइंस थी, इसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब इसको सोशल साइंसेज का दर्जा दिया गया तो उसमें बाकायदा प्रैक्टिकलिटी आई, और ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट ट्रेड्स को मेजर करने के लिए प्रॉपर लेबॉर्ट्रीज़ कायम की गई, और डिफरेंट तरह के फ़िज़िकल फ़ीचर्स और उनके जो साइकोलॉजिकल फ़ीचर्स थे उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू मेजर किया जाने लगा। तो बाकायदा मेजरमेंट जब इसमें शामिल हुई तो फिर ऑथेंटिक हो गई चीज़ें, और बाकायदा इसको साइंस का दर्जा जो है वो सिस्टमेटिक वे में इसको दिया गया साइकोलॉजी को। अब है
अगला टॉपिक हमारा साइंटिफिक टूल्स हैं कि कौन कौन से साइंटिफिक टूल्स जो हैं हम उनको यूज़ करते हैं। जो भी कोई जनरल मेथड होता है साइंटिफिक मेथड, उसके अंदर बेसिक टूल्स क्या हैं, कैसे एक्सप्लोर किया जाता है चीज़ों को, इसकी साइंटिफिक टूल्स जो हैं वो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैं एक जनरली डिस्क्राइब करूँगी कि ओवरऑल भी एक साइंटिफिक फिनोमिना जो होता है, एक प्रोसेस है साइंटिफिक मेथड का, उसके अंदर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं हम। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है कि हम अपने जो इर्द गिर्द होने वाले हालात हैं उसके अंदर हम वाक़यात को देखते हैं कि वो क्यों रूनुमा हो रहे हैं, और ये चीज़ जो है वो हमारे अंदर कोई ना कोई क्यूरियोसिटी ले आती है, तजस्सुस लेके आती है कि हम चीज़ को देखें कि वो क्यों हो रही है। और जब ऑब्जर्वेशन हम डीपली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो उसके नतीजे में फिर प्रॉब्लम हमारे जहन में आता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला वहाँ से जनरेट होता है, और फिर हम उस मसले को हल करने के लिए एक सपोज़ उसका सलूशन बना लेते हैं। और ये चीज़ जो सपोज सलूशन होता है वो हाइपोथेसिस कहलाता है, कि जो भी एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस जब हम बना लेते हैं तो फिर हम उसको प्रूव करने के लिए बाकायदा टूल्स को यूज़ करते हैं। हम क्वेश्चनायर टूल्स जो साइकोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं वो क्वेश्चनायर्स होते हैं, इंटरव्यूज़ का मेथड जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, तो डाटा कलेक्शन के लिए। तो बाकायदा हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं और हम टेस्ट करते हैं उस हाइपोथेसिस को, और फिर हम देखते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत। अगर हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित होता है, ट्रू होता है, तो फिर हम वहाँ से एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये चीज़ यूँ हो रही है, इसके पीछे ये फैक्ट है, जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन के पीछे क्या बेसिक फैक्ट है, तो वहाँ से हम एक नतीजा निकालते हैं। जब हमारे पास नतीजा आ जाता है तो उसकी बुनियाद पर हम एक पेट थ्योरी भी बना देते हैं। पेट थ्योरी वहीं से फॉर्मुलेट होती है, जब डाटा को सिस्टमेटिक वे में हम डिस्क्राइब करते हैं, चीज़ों को लिंक अप करके बताते हैं, उसकी वजह से फिर थ्योरीज़ जो उसके साथ हैं वो फॉर्मुलेट होती हैं, और फिर थ्योरीज़ को दोबारा से हम प्रूव करते हैं, बाद में आने वाले साइंटिस्ट उसको रीप्रूव करते हैं, और अगर वो रीप्रूव हो जाती है तो एक्सेप्ट कर ली जाती है, और अगर वो रीप्रूव नहीं होती तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर नए सिरे से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होती हैं, और फिर नए सिरे से उसको जो रिसर्च है उसको कैरी आउट करने की कोशिश की जाती है। अभी तक जो हमारा एक टॉपिक है फर्स्ट वाला वो मैंने कंप्लीट किया है, उसका फर्स्ट पार्ट बल्कि कंप्लीट किया है। पहला चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, और उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो था वो दोनों पर्सपेक्टिव उसके अंदर आते हैं, साइंटिफिक भी और हिस्टोरिकल। साइंटिफिक वाला जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा ब्रीफ है, और हिस्टोरिकल वाला ज़्यादा डिटेल्ड पर्सपेक्टिव है, उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा आता है, साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर आती हैं कि हर जो साइंसदान है किस इरा में उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो वो ज़रा लंबा टॉपिक है आपका। तो अभी आपके पास बुक्स नहीं है, अभी आपने डाउनलोड करनी है। थोड़ा सा बुक्स के हवाले से मैं गाइडलाइन दे दूँगी, मैं लाइब्रेरी से मैंने खुद भी इशू करवानी है बुक्स सुबह इंशाल्लाह, और मैं आपको फिर बता दूँगी। एक तो ये जो रखशंदा की किताबें हैं वही 2 बुक्स हैं जो ज़्यादातर इसमें यूज़ होती हैं। BS प्रोग्राम्स के लिए रखशंदा की है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, और एक उसकी इंटरमीडिएट लेवल की है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी रखशंदा शहनाज की। और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी एक और बुक भी है जिसमें इंग्लिश में जिसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने डिलीवर किए हैं। मैं आपको टाइटल पेजेस की पिक्चर्स व्हाट्सएप के ऊपर आपको दिखा दूँगी, उनकी पूरा जो टाइटल पेज है मेन उनका, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, और आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर लो। वैसे उनकी एक एक्स्ट्रा और स्पेयर कॉपीज़ लाइब्रेरी से भी अवेलेबल हैं, लेकिन अभी आप लाइब्रेरी आ नहीं सकते क्योंकि कॉलेजेस में लाइब्रेरीज भी प्रॉपरली भी खुली नहीं है, तो इसलिए आप डाउनलोड कर लें उसको, वहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा। चैप्टर वाइज चाहे डाउनलोड कर लें, चाहे पूरी बुक, अगर आप जैसे भी आपको कन्वीनियंस है वैसे। और जिस पेपर का पैटर्न है वो तो आपको पता ही कि ऑब्जेक्टिव है, बहुत डिटेल में हमने नहीं जाना, लेकिन जहाँ कहीं आपको कोई इस हवाले से कन्फ्यूजन होती है वो आप फिर मुझसे व्हाट्सएप का वाला जो ग्रुप है उसमें मैं एडेड हूँ आपके साथ साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में, तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी कन्फ्यूजन होती है। और डिस्कशन मस्ट है, कोई भी कमेंट सेक्शन में आपने साथ डिस्कशन ज़रूर करनी है, इसके बताना है कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस हवाले से। अभी मैंने बिल्कुल ब्रीफ सा टच किया है, और ऐसे ही हमने इस सब्जेक्ट को ब्रीफली ही गो थ्रू करना है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में चैप्टर्स तो इसमें ज़्यादा हैं, तकरीबन 10 के करीब चैप्टर्स हैं। तो लेकिन जो है वो हमने तकरीबन हाफ़ कोर्स जो है वो मिड टर्म के लिए, और हाफ़ जो है हम फाइनल टर्म में इंशाल्लाह इसको स्प्लिट करके करेंगे। लेकिन अभी फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा उसमें फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट हैं, तो अभी उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने करना है, और उसके अंदर मज़ीद हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी करने हैं, मेथड्स करने हैं, तो ये लंबा ज़रा चैप्टर है। गो कि मैं थोड़ा थोड़ा टच कर रही हूँ अभी इसको, सिर्फ मैंने साइकोलॉजी एज अ साइंस ही डिस्क्राइब किया कि सोशल साइंसेज में इसको हम कैसे इंक्लूड करते हैं, इसमें मेन जो स्टेप्स हैं वो क्या यूज़ होते हैं।
और ये मैंने ब्रीफ करके अब सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन किया है। साथ साथ जो ही अब हम कर लेंगे इसको, चैप्टर को जब मुकम्मल कर लेंगे तो फिर इसमें साथ साथ मैंने असाइनमेंट्स भी अलॉट करने हैं बच्चों को। तो आपने इसके ऊपर असाइनमेंट्स बनानी है, जैसे आपका पेपर आता है उसी हवाले से पेपर की तरह ही आपने शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपने उसको टॉपिक जो है उसको ब्रीफली आपने कॉन्क्रीट फॉर्म में जो असाइनमेंट है उसमें डिस्क्राइब करना है। अगर 6 बच्चियाँ क्लास में हैं तो ईच एंड एवरी गर्ल जो है उसको 1 टॉपिक जो है वो असाइन हो जाएगा चैप्टर के अंदर से, और फिर उसकी असाइनमेंट बनाकर आपने अपलोड करनी है या मेल कर दिया करें आप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी उसको आप सेंड कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस मैं अपना दे दूँगी, तो उसको फिर आप उसको ईमेल कर दिया करें, फिर मैं उसको चेक कर लिया करूँगी। तो एक स्मूथ वे में इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, टर्म कोई समझ नहीं आ रही या कहीं पर कोई लग रहा है कि इनकम्प्लीट है वो नॉलेज, तो आप उस हवाले से एक्सप्लोर मज़ीद अगर चाहें तो आप कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। और बाकी जो है वो ये आसान सब्जेक्ट है, इतना मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकल चीज़ों का यूज़ इसमें है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपने इस हवाले से डेवलप करनी है, तो चीज़ें जो हैं वो आप इजीली उनको फिर ग्रिप कर लोगे। बेसिक आपको पहले बेस आपकी बन जाए, डेफिनेशंस अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर अगले कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझने आसान हो जाएंगे आपके लिए।